पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रागिनी जी आरब के साथ अर्जुन की फैक्ट्री के ओपनिंग में जाती हैं, जहां पर उन्हें सिक्योरिटी गार्ड और अंगद रोकते हैं, अंदर जाने से मना करते हैं। लेकिन रागिनी जी और आरब उनके बगल से होते हुए अंदर चले जाते हैं। रागिनी जी अंदर जाते हैं तब तक फैक्ट्री की ओपनिंग हो चुकी होती है, रिबन कट चुका होता है। वहाँ खड़े सारे अर्जुन के बिजनेसमैन दोस्त तालियां बजा रहे होते हैं। आरब अपने भाई अर्जुन के पास जाता है और कहता है, भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने तो हमें नहीं बुलाया, लेकिन हम आपकी खुशी में शामिल होने के लिए आए थे, लेकिन शायद लेट हो गए। अर्जुन ने एक नज़र रागिनी जी पर किया, फिर आरब से कहा, तुम ऑफिस में बैठो, मैं अभी आ रहा हूँ। आरब रागिनी जी को लेकर फैक्ट्री में बने ऑफिस रूम में जाकर बैठता है। अर्जुन कुछ ही देर में ऑफिस में आता है, जिसे देखकर रागिनी जी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। चेहरे पर स्माइल लिए खड़े हो जाते हैं। अर्जुन बेटा, मुझे तुम्हारी तरक्की देखकर बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। रागिनी जी के चेहरे पर इस वक्त स्माइल था, वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। लेकिन अर्जुन ने बड़ी ही बेरुखी से उनसे कहा, लेकिन मिसेस सक्सेना, मुझे आपको देखकर कोई खुशी नहीं हो रही है। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं। लगता है आपको बिन बुलाए जाने की आदत है। रागिनी जी ने उनकी बातें सुनकर कुछ नहीं कहा, उनके चेहरे पर अभी भी स्माइल थी। बेटा, हम तो आपकी माँ हैं, हमें बुलाने की क्या ज़रूरत है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आप सफलता के ऊंचाइयों को छू रहे हैं, यही हमारे लिए काफ़ी है। अर्जुन के चेहरे पर अभी भी गुस्सा छलक रहा था। उसने कहा, मिसेस सक्सेना, मैं दिन रात मेहनत करके इस मुकाम को हासिल कर पाया हूँ, ताकि आप दोनों पति पत्नी को सड़क पर भीख मांगता हुआ देख सकूँ, कौड़ी कौड़ी का मोहताज कर सकूँ। उसकी बातें सुनकर आरब ने बीच में ही कहा, भाई ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। माँ है वो आपकी, आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उनसे इस तरह से बातें कर रहे हैं। अर्जुन ने आरब की तरफ देखते हुए कहा, मेरी माँ नहीं है, समझे तुम। मेरी माँ वसुंधरा सक्सेना थी, जिसकी एक एक खुशी को छीनने में इस औरत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और मैं इनके सारे खुशी को छीन लूँगा। सुना तुमने मिस्टर सक्सेना, तुम्हें बर्बाद करके छोड़ दूँगा। बीच चौराहे पर हाथ फैलाए ना बिठा दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन सक्सेना नहीं। आरब ने कहा, इनफ भाई, आप इस तरह से बड़ी मम्मी की बेइज्जती नहीं कर सकते। आरब अभी भी कुछ बोल ही रहा था कि रागिनी जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, आरब इन्हें कहने दो, इन्हें अपने दिल की भड़ास निकाल देने दो। हम गुनहगार हैं इनके, इसलिए हमें ये जो भी सज़ा दे वो बहुत ही कम होगा। फिर रागिनी जी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन बेटा, हम आपकी तरक्की से बहुत खुश हैं। भगवान करे तुम और भी ऊंचाइयों को हासिल करो, चाहे इसके पीछे तुम्हारा कुछ भी मकसद क्यों ना हो। भगवान तुम्हें अपने हर मकसद में कामयाब करे। ये कहते हुए वो मुड़ गए। आरब उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाहर ले गया। दोनों कार में बैठे और सक्सेना मेंशन की तरफ गाड़ी बढ़ गई। रास्ते में आरब ने कहा, देखा बड़ी मम्मी, मैंने कहा था आपको, मैंने इसलिए आपको यहाँ आने से मना किया था। मैं नहीं चाहता था कि आपकी बेइज्जती हो। आपने मेरी तो छोड़ो, बड़े पापा की भी बात नहीं सुनी। तो रागिनी जी ने आरब से कहा, आरब हमसे वादा करो कि अर्जुन हमें ये जो कुछ भी कहा तुम अपने बड़े पापा के सामने इसका जिक्र नहीं करोगे। तो आरब ने कहा, लेकिन बड़ी मम्मी। रागिनी जी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं आरब, तुम हमसे वादा करो कि तुम इसका जिक्र अपने बड़े पापा से नहीं करोगे। अर्जुन जो कुछ भी कह रहा था वो अपनी जगह सही है। शायद वो तुम्हें बुरा इंसान लगा होगा, लेकिन मुझे वो एक बहुत अच्छा बेटा लगा, जो अपनी माँ का बदला हमसे लेना चाहता है। तो क्या गलत है, हम गुनहगार हैं उसके। हमने जाने अनजाने में वसुंधरा जी का घर परिवार, उनकी सारी खुशियाँ उनसे छीन ली। इसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही चाहिए। रागिनी जी की बातें सुनकर आरब चुप हो गया। कार में कुछ देर के लिए सन्नाटा फैल गया। आरब अपनी जगह चुपचाप बैठा हुआ था, तो रागिनी जी अपनी जगह चुपचाप बैठी हुई थी। दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे और रागिनी जी अपने अतीत में खो जाते हैं। लगभग 30 साल पहले दिसंबर की एक काली रात, करीबन रात के 2 बजे, बर्फीली रात में सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। कभी कभी कोई इक्का दुक्का वाहन उस
शांत वातावरण में हलचल पैदा कर देती थी। फिर वापस से सब कुछ शांत हो जाता था। ठंडी अपनी चरम पर थी। लोग ठंडी से बचने के लिए अपने घरों में दुबक कर सो रहे थे। चिल्ला गांव के सुनसान सड़क पर एक 19-20 साल की लड़की बेतहाशा भागी जा रही थी। देखने में वो किसी अमीर घराने की लड़की लग रही थी। उसने काफ़ी अच्छे महंगे कपड़े पहने हुए थे, गोल्ड की ज्वेलरी भी पहन रखे थे, लेकिन चेहरे से कुछ परेशान सी दिखाई दे रही थी। सड़क में कुछ देर दौड़ने के बाद एक गली की ओर मुड़कर कुछ देर भागकर जाने के बाद एक कच्चे मकान का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगती है। तुरंत दरवाज़ा खुला तो सामने एक खूबसूरत सी लड़की यानी कि रागिनी चौहान को खड़ी देखकर दरवाज़ा खोलने वाला शख्स रघुवीर सक्सेना हैरान थे। रघुवीर सक्सेना, जिनकी गिनती आज दिल्ली की जाने माने बिजनेसमैन में होती है, उन दिनों वो एक गरीब परिवार के साधारण से इंसान थे, जिनके परिवार के नाम पर सिर्फ एक छोटा भाई रणवीर सक्सेना था। बाप का साया तो सिर से कब से उड़ चुका था, लेकिन माँ, वो भी उन्हें कुछ साल पहले छोड़कर चली गई। रघुवीर हैरानी से रागिनी जी को देखते हुए पूछते हैं, रागिनी, तुम यहाँ इस वक्त? सब ठीक तो है? रागिनी ने बिना कुछ कहे रघुवीर के सीने से लग जाते हैं। अब तक तो रणवीर भी उड़ चुका था। रणवीर ने हैरानी से अपने बड़े भाई रघुवीर जी को देखते हुए पूछा, भाई, ये तो चौहान साहब की बहन है, ये यहाँ पर? रणवीर ने हैरान होते हुए अपने भाई से पूछा। रघुवीर ने रागिनी को खुद से अलग करते हुए पूछा, रागिनी, क्या बात है, कुछ कहोगी भी? रागिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रघुवीर, मैंने आपसे कहा था ना, मेरे भाइयों ने मेरी शादी पास के गांव के जमींदार के बेटे से तय कर दी है। फिर भी आप अनजान बने मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। कल मेरी सगाई है, क्या आप अब भी चुप बैठेंगे? रघुवीर ने बेचारगी के साथ रागिनी जी को देखते हुए कहा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ रागिनी, तुम में और मुझ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरी तो इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं तुम्हारे भाइयों के सामने खड़े रहकर तुम्हारा हाथ मांग सकूँ। वो तो मुझे जिंदा ही दफना देंगे। तो रागिनी ने रघुवीर जी से लगभग चिल्लाते हुए कहा, तो क्या चाहते हैं आप? मेरी शादी किसी और से हो जाए, देख सकोगे तुम? रघुवीर जी ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली। रागिनी ने रघुवीर के हाथों में अपने हाथ देते हुए उनकी आंखों में अपने आंसू भरी आंखों से देखते हुए कहा, रघुवीर, अब हमारे पास बस एक ही रास्ता है। रघुवीर जी ने हैरानी से रागिनी को देखते हुए पूछा, क्या? तो रागिनी जी ने कुछ कठोर होते हुए कहा, अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये लोग हमें कभी एक नहीं होने देंगे। अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। भागने की बात सुनकर रघुवीर जी ने अपने हाथ रागिनी जी के हाथ से खींच लिए। रागिनी, ये तुम क्या कह रही हो? भागकर हम जाएंगे कहाँ? तुम्हारे भाई लोग हमें कहीं चैन से नहीं जीने देंगे। वो लोग कुत्ते की तरह हमारे पीछे पड़ जाएंगे, हमें दुनिया के किसी भी कोने में नहीं जीने देंगे। रागिनी जी ने अपने एक एक शब्द को चबाते हुए कहा, ठीक है, मत चलो मेरे साथ। मैं भी आपसे एक बात कह देती हूँ, जान दे दूँगी अपनी, पर किसी और से शादी नहीं करूँगी। रागिनी वापस जाने के लिए पीछे मुड़ी ही थी कि तभी रघुवीर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए उन्हें रोक लिया। नहीं रागिनी, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। रागिनी जी पीछे मुड़ी और रघुवीर जी की आंखों में देखते हुए पूछी, आप सच तो कह रहे हैं ना? तो रघुवीर जी ने कहा, हाँ रागिनी, कल हम भोर से ही यहाँ से निकल जाएंगे। तुम बस वापस मत जाओ यहाँ से। किसी ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारी जान पर बनाएगी। मैं तुम्हारे भाइयों को अच्छे से जानता हूँ। रागिनी ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं रघुवीर जी, मुझे जाना होगा। हम भोर से ही गांव छोड़कर चले जाएंगे। कल मैं आपको चौराहे के उस पान के टपरी के पास मिलूंगी। रघुवीर जी ने कहा, ठीक है, मैं वहां आ जाऊंगा। तो अगले दिन रागिनी भोर के समय अपने हाथ एक छोटा सा बैग लिए हाँफती हुई वहां आ पहुंचती है। अभी तक रघुवीर वहां पहुंचा नहीं था। रागिनी रघुवीर का इंतजार करने लगती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी। वो बार बार उस तरफ देख रही थी जहाँ से वो आई थी। उसे डर था कि कहीं उसके भाइयों को पता न चल जाए। अगर उसके भाइयों को पता चल जाता है तो रागिनी के साथ साथ
रघुवीर जी का भी नामो निशान इस दुनिया से मिटा देंगे, क्योंकि उसके तीनों भाई किसी जल्लाद से कम नहीं थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद रघुवीर भी अपने छोटे भाई रणवीर के साथ वहां आ पहुंचते हैं। रागिनी ने घबराते हुए पूछा, रघुवीर जी कहाँ थे तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अगर किसी ने देख लिया तो पता है ना क्या होगा। जल्दी चलो यहाँ से। तो रघुवीर ने रागिनी का हाथ पकड़ते हुए कहा, कुछ नहीं होगा, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अभी रामू ऑटो लेकर आता ही होगा। हम यहाँ से एक बार स्टेशन पहुँच गए फिर हमें कोई नहीं पकड़ सकता। फिर हम कहीं भी चले जाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने में कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे, लेकिन वापस इस गांव में कभी नहीं आएंगे। रागिनी ने अपने सिर को जोरों से हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ रघुवीर जी, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। रामू अभी तक आया क्यों नहीं ऑटो लेकर? दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक ऑटो आ रुकती है। ऑटो के ड्राइवर ने अपने चेहरे को पूरी तरह से कपड़े से ढक लिया था। चलो रघुवीर भैया, जल्दी करो, किसी ने हमें देख लिया तो तुम्हारे साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। रघुवीर, रणवीर और रागिनी तीनों झट से ऑटो में बैठ जाते हैं। ऑटो स्टार्ट होती है। तीनों ने गहरी सांस ली। रघुवीर और रागिनी का दिल तो इस वक्त जोरों से धड़क रहा था। वो जल्द से जल्द इस गांव को, इस शहर को पार कर देना चाहते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। जब कुछ देर के बाद उनकी ऑटो स्टेशन के आगे रुकी, रघुवीर जी अपने दोनों हाथों में, एक और रणवीर और दूसरी हाथों में रागिनी का हाथ पकड़े अपने तेज कदमों के साथ स्टेशन के अंदर चले गए। वहां जाकर वो तीनों बड़ी ही बेसब्री से गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उन्हें जाना कहाँ है, लेकिन जो भी पहली गाड़ी आएगी उन्हीं में तीनों को बैठ जाना था। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इससे पहले कि कोई गाड़ी वहां पर पहुंचे, रागिनी के तीनों भाई वहां पर आ पहुंचे। जब अचानक से रागिनी की नज़र अपने तीनों भाइयों पर पड़ी, जो दूर से ही उनकी तरफ बड़े बड़े कदमों के साथ विलेन स्टाइल से आ रहे थे, रागिनी ने लगभग चिल्लाते हुए रघुवीर के बाजू को पकड़कर जोर जोर से हिलाते हुए कहा, रघुवीर जी देखिए वहाँ पर। रघुवीर ने उस ओर नज़र किया तो रागिनी के तीनों भाई अपने हाथों में चाकू और तलवार लिए उसी तरफ आ रहे थे। रघुवीर जी ने आओ देखा ना ताव, एक और रागिनी तो दूसरी ओर रणवीर का हाथ पकड़कर दौड़ पड़े। क्या रागिनी जी और रघुवीर जी वहाँ से भागने में कामयाब हो पाएंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे से शादी कर पाएंगे? अगर वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे तो रघुवीर जी के लाइफ में वसुंधरा जी यानी अर्जुन की माँ की एंट्री कब और कैसे हुई, किन हालातों में हुई? ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब पाने के लिए बने रहिए मोहब्बत न हो जाए कहानी पर।